ओके। मुझे लगा कि सॉरी सर बोल रहे, मुझे लगा कुछ मैंने गलत बोल दिया, शायद गलत पढ़ा। चलो ठीक है, बता देना अगर कहीं कुछ ऐसा लगे कि नहीं सर ऐसा नहीं होता, ऐसा है तो फिर। अच्छा ठीक है। आज हम लोग बात कर रहे हैं, फिर से थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर में menstrual disorder, dysmenorrhea, menopausal, premenopausal syndrome, and antenatal postnatal care. First, we discuss the dysmenorrhea. Dysmenorrhea is a medical term of painful menstrual period which are caused by the uterine contraction. uterus के contraction वजह से बहुत heavy pain होता है, excessively bleeding आएगी, periods irregular होंगे, या तो पहले हो जाएगा या तो पोस्ट बाद में हो। There are two types, primary dysmenorrhea and second one is secondary dysmenorrhea. In primary dysmenorrhea, it's the recurrent pain, मतलब पेन आएगा फिर ठीक होगा, फिर आएगा, मतलब ऑन ऑफ होते रहता है। It's a recurrent pain. Pain usually begins 1 minute if you get period or when bleeding actually start. इसको हम क्या कहते हैं? लिट्यूअल फेज बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, लिट्यूअल फेज है ये, कि सिम्टम्स आते हैं, आपको फील होने लग जाता है, पेट में क्रैम्प्स आएंगे, पेट दर्द, अलग सा मूड स्विंग होने लगेगा, अलग सा चिड़चिड़ापन, तो समझ जाते हैं कि अपन नहीं, आप पीरियड्स आने वाला है अभी। इवन मसल क्रैम्प्स भी आते हैं समटाइम्स। ओके, द पीरियड्स व्हेन ब्लीडिंग एक्चुअली स्टार्ट, यू मे फील पेन रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर इन लोअर एब्डोमेन। आपके जो लोअर बेली बटन है वहां पे सीवियर थोड़ा सा पेन फील होगा, and then also pain in back, thigh. Pain can typically last 12 to 72 hours. कितनी देर तक रहेगा? 12 घंटे से 72 घंटे, मतलब 3 दिन तक हो सकता है। एंड यू माइट हैव अदर सिम्टम्स। वैसे भी पीरियड्स का जो टाइम शेड्यूल रहता है मैक्सिमम 4 to 5 डेज। स्टार्टिंग का 2 से 3 दिन रहेगा, 3 दिन होते होते धीरे धीरे कम होने लगता है और 4 से 5 दिन में खत्म हो जाता है वो। And you might have other symptoms such as a nausea, मिचली फील होगा, वोमिट also फील होगा, फैटिक थकान, और डायरिया भी हो सकता है, लूज मोशन। सेकेंडरी डिस्मोनेरिया। सेकेंडरी डिस्मोनेरिया इट इज रिजल्ट फ्रॉम रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर। जो भी हमारे मेल या फीमेल जो जेनाइटल ऑर्गन है उससे रिलेटेड डायरेक्टली है, बोथ कैन बी ट्रीटेड। It usually begins earlier in the menstrual cycle. Menstrual cycle से पहले ही ये स्टार्ट हो जाता है and last longer than the common menstrual cramps. और जब तक ये मेंसेस चल रहे होते हैं, पीरियड रहता है, उतने पीरियड्स तक ये रहेगा फील होगा। यू यूजुअली डोंट हैव। इसमें क्या होगा, क्या डिफरेंस है? इसमें नौसिया नहीं आएगा, मिचली फील नहीं होगा, वोमिट फील नहीं आएगा, फैटिक्स डायरिया ये कुछ भी नहीं होता। इज अ मेजर डिफरेंस, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, प्राइमरी में और सेकेंडरी में। प्राइमरी में ये रहेगा और सेकेंडरी में नहीं रहेगा। कॉजेस फॉर प्राइमरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी के क्या कॉजेस हो सकते बाकी हैं? दिन बाकी दिन का हाँ वैसे ही, मतलब जो दर्द स्टार्ट होता है वैसे ही दर्द रहता है ना सर? 12 से हाँ जी, बारह हाँ से जी, हाँ जी, 72 घंटे। हाँ। तो ये बीमारी, मतलब बीमारी तो नहीं है ना, मतलब ऐसे? नहीं, मैंने कब कहा कि ये हैवी, मैंने क्या बोला? मतलब ब्लीडिंग्स विल बी हैवी, इस वेरी पेन। डिस्मेनोरिया में क्या है, मैंने क्या बताया कि बहुत इरेगुलर पेन आएगा। अब सेम कंडीशन उसमें भी आएगा, इरेगुलर होगा, हैवी मेंसेस आएंगे, ये रहेगा। ठीक है, पेनफुल होगा। लेकिन नॉर्मल जो पीरियड्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा हैवी इस तरह के नहीं आते हैं, किसी किसी को होता है, लेकिन इरेगुलर नहीं रहेगा। समझ गए? वो एक कंप्लीट साइकिल जो है, जी 28 डेज का साइकिल वो कंप्लीट करता है। समझ गए? जी सर। और देखो, नॉर्मली में क्या होता है, वोमिट भी फील नहीं होता है, नौसिया भी नहीं आता फैटिक से, लेकिन
प्राइमरी के कंडीशन में ये फील होता है, सेकेंडरी में नहीं होता, और नॉर्मल कंडीशन में भी नहीं होता है ये चीजें फील। कॉजेस फॉर द प्राइमरी डिस्मेनोरिया, देखो पर्सन टू पर्सन वैली करता है। अगर किसी भी महिला या लेडीज लड़की को, हर एक अलग अलग होते हैं, किसी को बहुत पेन फील होता है मेंसेस, किसी को इतना फर्क नहीं पड़ता, वो अपने डे टू डे सारे लाइफ में सारे काम कर रहे होते हैं। कॉजेस फॉर प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्या कारण हो सकता है? मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैपेंस व्हेन ए केमिकल कॉल्ड द प्रोस्टाग्लैंडिन, ये आप याद रखेंगे, यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म। ठीक है, ये केमिकल है जिससे रिलीज होता है, मेक्स द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट, टाइटन अप। ठीक है, तो ये एक इस टाइम पे भी एक जब प्रेगनेंसी आते हैं, ठीक है, उस टाइम पे इसी को रिलीज करने के लिए एक्स्ट्रा एक इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि उसके जो यूट्रस है बहुत इजीली रिलैक्स हो जाए, ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो। वो हम पढ़ेंगे उसमें प्रीमेटल और पोस्टनेटल केयर्स में जब आएगा। Menstrual cramps happens when a chemical called the prostaglandin makes the uterus contract और tighten up। ये हाँ, ये इसका काम होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन, ये जो केमिकल है इसका काम होता है यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट या टाइटन करना। ठीक है, इसके वजह से अगर ये रिलीज हुआ, जिसके वजह से ये पेनफुल पीरियड आते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है। ठीक है, और ये क्योर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, इजिली क्यूरेबल। कॉजेज फॉर द सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, एडिनोमाइसिस, इंडोमेट्रियोसिस, ये आपने पढ़ा था ना कल के क्वेश्चंस में, ये टर्म आया था। याद है, एक हमने क्वेश्चंस दिया था। ठीक है, इसके बाद पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पीआईडी, सर्वाइकल स्टोनोसिस। सर्वाइकल स्टोनोसिस होता है नैरोइंग द कर्विक्स, जो वेजाइना का जो वो होता है, एक पार्ट है कर्विक्स जिसको कहते हैं, उसका नैरो हो जाना। और फेब्रोइड्स, बिगिन्स ट्यूमर्स। ठीक है, एक ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर है ये, बिनाइन ट्यूमर। ये क्या होता है, एक जगह पे रहता है, एक प्रकार से फेब्रोइड्स जो है, आप बोल सकते हो एक कैंसर के रूप में रहता है। इसके बाद हमने एडिनोमाइसिस बताया। एडिनोमाइसिस होता है कि एडिनोमेट्रियम टिश्यू ग्रोथ कर जाना, अनवांटेड जो एडिनोमेट्रियस टिश्यू जो होता है वो ग्रोथ हो जाना। इंडोमेट्रियोसिस होता है जो यूट्रस के लेयर्स में स्वेलिंग आ जाना। ये चीज हमने कल भी डिस्कस करा था, यूट्रस के लेयर में स्वेलिंग आना इज द एंड्रोमेट्रियोसिस। ठीक है, और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी पीआईडी होता है, पेन होता है स्टमक में उसमें। ठीक है, पीआईडी में। सर्विक्स होता है नेक ऑफ द वेजाइना। क्लियर है? सिम्टम्स क्या होगा? पेन इन एब्डोमेन, पेन में पेट में आपको क्रैम्प्स आएंगे, पेन होगा। फीलिंग ऑफ प्रेशर इन द एब्डोमेन, पेन इन हिप्स, लोअर बैक एंड इनर थाई। दिस आर द सिम्टम्स। यौगिक ट्रीटमेंट क्या है? जल नेति करना है, कुंजल अवॉइड करेंगे, जब क्रैम्प्स है, दर्द है, उस टाइम पे नहीं करना है कुंजल। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड यू हैव टू अवॉइड इट, कुंजल आपको उस वक्त अवॉइड करना है, बाकी के टाइम पे करना है। लघु संघ प्रक्षालन कर सकते हैं, फिर भी पीरियड के टाइम पे कोशिश कीजिए इसको भी नहीं करने का। आसन में वज्रासन से वेरी गुड, बैकेट अगर होता है तो उसमें बहुत अच्छा है ना। शशांक आसन, रिलैक्सेशन। शशांक आसन में आप पिलो यूज कर सकते हैं, अगर पेट में दर्द है तो पेट के आगे सर रख के पिलो यूज कर सकते हैं, वेरी रिलैक्सिंग। व्याघ्रासन, सूर्य नमस्कार इज ऑल्सो गुड, बट ड्यूरिंग द पीरियड 2 दिन एटलीस्ट अवॉइड करना चाहिए उस टाइम पे सूर्य नमस्कार। भद्रासना, भद्रासन क्या होता है? बटरफ्लाई पोज होता है ना, इसमें होल्डिंग करना है। बटरफ्लाई में क्या होता है, नी को हम मूव करते हैं, इससे मूव नहीं करना है। प्राणायाम में भ्रस्त्रिका कीजिए,
नाड़ी शोधन इज वेरी गुड, ऊंचाई ऑल्सो गुड, भ्रामरी इज ऑल्सो गुड, ठीक है। लेकिन भ्रस्तिका भी कोशिश करना है ड्यूरिंग द पीरियड, अवॉइड करना है ड्यूरिंग द पीरियड, बाकी टाइम पे 2 दिन के बाद आप कर सकते हो। मुद्रा में विपरीत करनी, पासनी मुद्रा, अश्विनी, योग मुद्रा, सहजोली इज ऑल्सो गुड। लेकिन आप इसमें क्या करना है, हमेशा याद रखना, जब भी पीरियड हो तो रिवर्स पोज बिल्कुल नहीं करना। जैसे विपरीत करनी क्या है, रिवर्स पोज है, पासनी मुद्रा क्या है, योग रिवर्स है, तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि ब्लड का वो क्या होता है, रिवर्स हो जाएगा। तो जो ब्लीडिंग होता है वो तो हमारा अशुद्ध रक्त है ना। तो पीरियड इज अ वेरी गुड थिंग, और उस पीरियड की वजह से आपको पता होना चाहिए, प्रेग्नेंट हैं आप देखते हो जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती है उसमें पीरियड्स नहीं आते, ठीक है। तो ये साइन है। तो मेंस इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है, क्योंकि हमारे जो जो बॉडी में जो अशुद्ध रक्त है वो मेंस के जो मेंसेस आते हैं वो अशुद्ध रक्त बाहर निकल जाता है। मेडिटेशन में, शो मेडिटेशन, रिलैक्सेशन में योग मुद्रा, ठीक है। अब देखो डिस्मोनेरिया हमने क्या पढ़ा था, याद रखना, हैवी ब्लीडिंग, गॉट इट, बहुत एक्सेस ब्लीडिंग आती है डिस्मोनेरिया। अब एमोनोरिया जस्ट अपोजिट टू द डिस्मोनेरिया, इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ पीरियड, इसमें ब्लीडिंग ही नहीं आएगा, पीरियड ही नहीं आते हैं। कई बार आपने देखा 2-2 महीने 3-3 महीने तक पीरियड ही नहीं आते हैं, तो फिर डॉक्टर को दिखवाते हैं, कंडीशन होता है एमोनेरिया, एमोनोरिया, ठीक है। समटाइम्स 3 to 4 months नो पीरियड्स। एक दो मेरे पेशेंट थे, मतलब योगा प्रैक्टिशनर स्टूडेंट, उनको हुआ था, लेकिन आफ्टर 2 month के बाद ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया उनका, एक्सरसाइज और ब्रीदिंग मेडिटेशन करके। मेनोपॉज, ठीक है, मेनोपॉज क्या होता है, इट्स अ कंडीशन ऑफ, मतलब उस टाइम पे मेंसेस पॉज होना, पॉज मतलब रुक जाना, ठीक है, दिस मेनोपॉज। मेनोपॉज से पहले एक कंडीशन आती है प्री मेनोपॉज, ठीक है, और फिर पोस्ट मेनोपॉजल। तो इस टाइम पे भी जो हमारे बॉडीज में बहुत हार्मोनल चेंजेस आते हैं, कई बार ओबेसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम उस टाइम पे हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से होता है। वो 2-3 साल तक रहता है, प्री मेनोपॉजल के टाइम पे भी इशू आने लग जाती है, और पोस्ट मेनोपॉजल टाइम पे भी 1 से 2 साल रहता है, फिर ठीक हो जाता है। मेनोपॉज इज स्टेज इन लाइफ व्हेन यू स्टॉप हैविंग योर पीरियड, इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग एंड मार्क्स द एंड ऑफ योर रिप्रोडक्टिव ईयर्स। मतलब इस टाइम पे क्या होता है, मेनोपॉजल टाइम पे जो एग्स बनना रहता है वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। देखो ये तो फीमेल में, आपको मैं एक जानकारी दे दूं, आपको बहुत लोग पता भी होगा, जिनको नहीं पता है, 2 ओवरीज पाए जाते हैं फीमेल में, गॉट इट। और एवरी मंथ फीमेल ओवरीज से 2 एग जो है निकलता है, बाहर आता है, गॉट इट। एंड देन फर्स्ट मंथ में अगर लेफ्ट ओवरी से एग सिक्रेट हुआ है, देन नेक्स्ट मंथ वो दूसरे ओवरी से, मतलब अगर लेफ्ट से हुआ है तो राइट से एग सिक्रेट होगा, ठीक है। और अप्रोक्स पूरे अप्रोक्स 500 एग्स जो है पूरे लाइफ में महिलाएं ये प्रोड्यूस करती है, अप्रोक्स 500, ये फिक्स रहता है। आपने देखा होगा आजकल आफ्टर 30 या 40 के बाद, मतलब 35 के बाद जल्दी जो है प्रेगनेंसी नहीं आती है, मतलब बड़ा दिक्कत आता है, ठीक, कॉन्सेप्शन नहीं आता, फिर मुश्किल आती है। तो कहीं ना कहीं जो एग्स बन रहा है वो तो अच्छे से फर्टाइल नहीं हो रहा, या फिर क्वालिटी वाले एग्स नहीं बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल देख लो बड़ा लाइफ स्टाइल कैसा हो गया है सबका, बड़ा सिडेंट्रिक हो गया है, स्ट्रेस बढ़ गया है, और स्ट्रेस की वजह से, सिडेंट्रिक लाइफ स्टाइल की वजह से भी बड़ा जल्दी, पहले क्या होता था, करीब 50 के आसपास आता था, अब देखो मेनोपॉज का टाइम धीरे धीरे पहले हो गया है,
प्री मोनेपोजल टाइम 35 to 40 हो गया है, प्री मेनोपॉजल टाइम 35 to 40 के आसपास अब हो गया है ऐसा। पहले 40 to 45 के आसपास होता था और 45 के आसपास मेनोपॉजल का कंडीशन आ जाता था, लेकिन अब वो अर्ली हो गया है ना। तो हाँ, फिर क्या बता रहा हूं मैं कि पूरे अपने उम्र में 501 जो है महिलाएं प्रोड्यूस करती है पूरे एंटायर लाइफ में, और फिर वो इंटरकोर्स के दौरान वही एक फर्टाइल अगर हो जाता है तो बेबी होगा, अदरवाइज फर्टाइल नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो फिर जब फर्टाइल होगा तो पीरियड नहीं आएंगे, ठीक है, उस वक्त। और जैसे ही फर्टाइल नहीं हुआ तो यू विल गेट द मेंसेस, गॉट इट। तो फंडा इस तरह से चलता है, एम आई राइट? ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही है ना। मतलब 40 और 50 तक टिपिकली ऑकोर्स, मतलब बता दे रहा हूं मैं, एक मिनट, अभी मैं इस पे आ रहा हूँ धीरे धीरे। इट टिपिकली अकर्स इन योर लेट 40s टू अर्ली 50, मतलब मेनोपॉज जो बता रहा है कि 40 के और 50 के उम्र में महिलाएं मेनोपॉज की हो जाती है, ठीक है, 40 से 50, अर्ली 50 से पहले। मेनोपॉज मतलब मेनोपॉज हो जाती है। मेनोपॉज का मतलब अभी बताया ना, पीरियड आना बंद हो गया, पीरियड नहीं आते हैं, दिस इज द मेनोपॉज। एक बार क्या हुआ, कह रहा था मेनोपॉज, तो अच्छा कौन सा पोज, हमने तो सुना था ट्रायंगल पोज, तारासन पोज, तारासन, है ना, ट्री पोज। ये मेनोपॉज क्या होता है? तो जोक सफा है, मतलब किसी को नहीं पता होता है तो। मेनोपॉज का मतलब क्या होता है? रुक जाना, वीडियो चल रही है, अपन पॉज कर देते हैं ना, फिर रिज्यूम करते हैं, पॉज करके, पॉज मतलब रुक जाना, और मेंसेस का रुक जाना, मेंस, ठीक है, पॉज हो गया, रुक गया, दिस इज मेनोपॉज कंडीशन, समझ गए? फिर नहीं आएगा इसके बाद, कभी जी। पीरियड नहीं आएंगे उसको, ऐसा होता है। सर ये मेनोपॉज में एक बोलते हैं ना सर, अभी क्या होता है लेडीज को ये हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम होता है बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अभी इसके हम आएंगे उसमें, फिर फाइब्रॉइड्स पे भी। ओके, अब तो अभी बताया था अभी ना, ये ये कॉजेज डिस्मोनेरिया के बारे में उसमें आया था ना, हाँ हाँ, फाइब्रॉइड्स वाला, जो ट्यूमर्स जिसको बोलते हैं, बिनाइन ट्यूमर्स, ओहो, ओके ओके, ठीक है। हाँ वही सर, वो ये मॉडर्न डॉक्टर जो एलोपैथी के वो बोलते हैं कि सॉरी सर। कोई बात नहीं, अभी चलो इसको पढ़ लेते हैं। एज मेनोपॉज नियर्स, जैसे ही मेनोपॉज पास नजदीक आता है, द ओवरीज मेक्स सर लेस ऑफ कंटिन्यू सर, हार्मोन। लेटर वो जब भी आएगा तभी डिस्कस करेंगे। हाँ श्योर, ठीक है। मेनोपॉज जैसे ही पास में आने लगता है तो ओवरीज मेक्स लेस ऑफ हार्मोन कॉल द, अब जैसे ओवरीज से जो हार्मोन का जिस तरह सिक्रेशन हो रहा है, जैसे एस्ट्रोजन हो या हेटरोटॉमी, हेटरोटॉमी, फिर कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इसके वजह से एज मेनोपॉज नियर द ओवरीज मेक्स लेस ऑफ हार्मोन्स कॉल द एस्ट्रोजन। ये इसके लिए कुछ मिस्टेक है क्या इसका? इसका कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इस सब की वजह से जो है ना हार्मोन्स भी कम बनता है ओवरीज की वजह से, जैसे कीमो हो गया या फिर इस तरह से, जैसे जैसे मेनोपॉज नजदीक आता है उस टाइम। एक चीज और देख लो इसमें, मतलब ये जो लोग थेरेपी लेते हैं उनके कारण जो होता है, जब वो पीरियड्स नजदीक आते रेडिएशन हैं, होता है ना, मतलब ये कॉजेज है ना, हाँ जी, ये कारण है कि इस सब चीजों जैसे कीमो हो रहा है, इस सब की वजह से भी हार्मोनल इनबैलेंस हो गया है और कम होने लग जाता है, जैसे जैसे मेनोपॉज आएगा फिर। वो तो ये सब ओमेन, थेरेपी नहीं लेनी चाहिए महिलाओं को। अबे जहां जरूरत हो तो लेनी ही पड़ेगी ना, आप कैंसर पेशेंट है, उसको कीमो तो लेना ही पड़ेगा, कैसे नहीं लेंगे?
अच्छा ठीक। ऐसे थोड़ी है कि मन किया गार्डन में नहीं गए। भाई आप जो मेडिसिन एक एज ए क्या है, कीमो क्या है, कीमोथेरेपी जो होता है वो कैंसर वालों को कराते ही कराते हैं, वो तो कराना ही पड़ता है, तो आपके मन के ऊपर थोड़ी रहेगा, है ना। For women undergoing natural menopause, the process is gradual and described in 3 stages। देखो जो नॉर्मल कंडीशंस रहते हैं उस टाइम पे प्री मेनोपॉजल आएगा, मेनोपॉजल आएगा, एंड देन पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशंस। प्री मेनोपॉजल में होता है जैसे इट बिगिंस 8 to 10 years बिफोर द मेनोपॉजल, जनरली 8 से 10 साल पहले शुरू हो जाता है। अगर 45 में आ रहा है तो 35 में शुरू हो जाएगा मेनोपॉजल कंडीशंस। When the ovaries gradually produce less estrogen, इस टाइम पे क्या होता है, ओवरीज बहुत कम एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, दिस अ हार्म, है ना। एस्ट्रोजन क्या है, ओवरी से निकलने वाला एक हार्मोन है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन होता है मेल से निकलता है, उसी तरह से ओवरीज फीमेल से निकलता है क्या, एस्ट्रोजन। इट लास्ट अप अंटिल द मेनोपॉज, द पॉइंट when the ovaries stop releasing the eggs। अब इस टाइम पे क्या होगा, एग्स निकलना बंद हो जाएगा, अभी बताया ना, जैसे मेनोपॉजल आएगा एग्स बंद हो जाते हैं, तो फिर जैसे एग्स नहीं बन पाएगा तो फिर वो प्रेग्नेंट भी नहीं होगी। इसलिए तो कहते हैं कि महिलाएं जो हैं 40 से 45 के बाद वो प्रेग्नेंट नहीं होती मेनोपॉजल कंडीशन में, एग्स फॉर्म ही नहीं हो रहा है। पोस्ट मेनोपॉज मतलब बाद में, मेनोपॉज के बाद की जो कंडीशन है वो, this name given to the period of time after the woman has not bled for the entire life। मतलब उसके बाद पूरी उम्र जो है उनको ब्लडिंग नहीं, मेंसेस नहीं आएंगे। सिम्टम्स क्या है, प्री मेनोपॉजल और मेनोपॉज के इरेगुलर पीरियड, मेनोपॉजल या मेनोपॉज कंडीशन होगा, इस मंथ आएगा, फिर नेक्स्ट मंथ शायद आए ना आए, कम आए, फिर नेक्स्ट मंथ नहीं आए, फिर 2 महीने नहीं आएंगे, 3 महीने, फिर चौथे महीने 5वें महीने आ जाएगा, तो इरेगुलर होगा वो। वेजाइना क्या, वो ड्राइनेस होना शुरू हो जाएगा। हॉट फ्लैशेस होता है ठंडा गर्म फील होना, है ना, अचानक बुखार आ गया वाली ऐसे गर्मी फील होना। चिलीज मतलब कभी गर्म कभी ठंडा फील होना, चिल्स। नाइट स्वेट, पसीना बहुत आएगा रातों को, है ना, स्लिप, सोने में दिक्कत, नींद नहीं आएगी ऐसे। मूड चेंजेस, मूड स्विंग होता है, चिड़चिड़ापन आएगा, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, इस टाइम पे ओबेस भी हो जाते हैं। स्लो मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, जिसकी वजह से डाइजेशन का भी प्रॉब्लम आ सकता है। डिक्रीजिंग फर्टिलिटी, लॉस ऑफ बोन, ठीक है, बोन ज्वाइंट्स पेन, ये सब सारी चीजें। चेंजिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, प्रीमेनोपॉज कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी क्या होगा, चेंज होगा, बढ़ जाएगा। ऐसा है। यौगिक ट्रीटमेंट में जल नीति करना है, आसन, ताड़ासन, वज्रासन, स्ट्रेंडिंग वाले एक्सरसाइज करना, और पशुमतानासन, मार्जरी आसन, प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम से वेरी गुड, और रिलैक्सेशन में अजपचप, ये योग मुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट है एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर। एंटीनेटल क्या होता है, पोस्टनेटल क्या होता है, ये है आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड। इट्स अ नॉट अ डिसऑर्डर, इट्स अ केयर। ठीक है, ये क्या है, केयर है। कई बार बोलते हैं ना मैटरनिटी केयर, इसको आप बोल सकते हो मैटरनिटी लीव। गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ या प्राइवेट सेक्टर में तो एम्प्लॉय को क्या देते हैं ना, मैटरनिटी लीव, क्योंकि वो सिर्फ सिंगल लाइफ की बात नहीं है ना, 2 जिंदगियां हैं, तो फिर उनको पूरी तरह से केयर करने के लिए कहा जाता है। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट पल होता है किसी भी महिलाओं के लिए, ये जीवन का एक बड़ा खास पल होता है, सिर्फ उसके ही जीवन के लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, है ना। अदर ग्रेट अटेंशन इज गिवन टू द एंटीनेटल केयर बाय हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ द मोस्ट कंट्रीज। आप देख लो कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी देश में सबसे ज्यादा केयर जो है अगर देखा जाए तो प्रेग्नेंट वुमेन को किया जाता है, कहीं पे भी, बस से लेकर ईच एंड एवरीवेयर, उनको बड़ा ध्यान से हर किसी का अटेंशन रहता है। हाँ जी, हेल्थ सिस्टम का मेन फोकस इसी पे रहता है, जच्चा और बच्चा पर।
हाँ जी, ठीक है। और उसके में बॉडी में कई सारे चेंजेस भी आते हैं। अच्छा ये बताओ, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, अगर उससे बच्चे को ग्रोथ, कोई सब चीजों को देखना हो, तो डॉक्टर उनको कौन सा टेस्ट करने के लिए बोलते हैं कि ग्रोथ को समझना है? सोनोग्राफी। सोनोग्राफ, राइट। ठीक है, सोनोग्राफी। यूएसजी हाँ जी। यूएसजी एब्डोमेन, यूट्रस यूट्रस की यूएसजी। सोनोग्राफी बोलते हैं। और इसमें देखो क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बॉडीज में। मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस में आते हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस आएगा, फिर उससे क्या होगा, हार्मोनल चेंजेस की वजह से इंक्रीज इन बॉडी वेट, वेट बढ़ेगा, और फिर एब्डोमेन का भी साइज बढ़ता है ना, प्रोड्यूटेड आगे की तरफ धीरे धीरे पेट फैलने लगता है, जिसकी वजह से आपको पोस्टुरल चेंजेस भी आना शुरू होगा, बैक हेड लॉर्डोसिस, है ना, लंबर लॉर्डोसिस, ये सब। पोस्टुरल चेंजेस में इंक्रीज इन एब्डोमेन साइज, पेट की साइज बढ़ जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ द शोल्डर, प्रोटेक्शन ऑफ द शोल्डर, ये ऐसे जब जाओगे ना, तो शोल्डर का भी थोड़ा सा सिकुड़ना ऐसे इस तरह से होने लगता है। ट्रैक्शन ऑफ द शोल्डर, हाइपरटेंशन ऑफ नीज। देखो दो टर्म होते हैं ना, हाइपर और हाइपो। हाइपर मतलब ज्यादा, एक्सटेंशन और फ्लैक्शन। फ्लैक्शन जैसे कि क्लोज, ये फ्लैक्शन हो गया ना, और एक्सटेंडेड बोलते हैं ना, एल्बो सीधा एक्सटेंडेड हो गया हाइपर, और ये फ्लैक्शन बॉडी से क्लोज हो गया तो फ्लैक्शन, बॉडी से दूर अगर किया तो एक्सटेंड। तो हाइपर एक्सटेंडेड हो जाता है नी, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेट हो जाता है, और नी हाइपर एक्सटेंडेड। अब जैसे नॉर्मल नी ऐसे है, नी ऐसे है, तो हाइपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, इस तरह से ये एंगल बढ़ जाता है, हाइपर एक्सटेंशन। ठीक है। इंक्रीज इन लंबर सेक्रल एंगल। लंबर सेक्रल होता है जो लंबर रीजन हमारा, लास्ट वर्टिब्रा जो है लंबर वाला वो, और सेक्रल का, उसके एंगल में चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। फिर आता है इंक्रीज इन लंबर लॉर्डोसिस। सेम लंबर लॉर्डोसिस, ये पेट इस तरह से देखो, ऐसे पेट आगे की तरफ निकला, ये जैसे कि फीमेल है, और इस तरह से पेट आगे, तो ये कर्व ज्यादा बन जाता है, पेट आगे की तरफ खींचेगा तो ये मैक्सिमम कर्व आपके लोअर एब्डोमेन पे बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लंबर लॉर्डोसिस। और थोरेसिक काइफोसिस भी हो सकता है, जैसे ही गया तो ये अंदर की तरफ जाएगा और ये बाहर की तरफ आता है ना, पीछे। तो थोरेसिक काइफोसिस, बेंडिंग फॉरवर्ड ओवर द इनलार्जिंग द यूट्रस, जो हमारा यूट्रस से है धीरे धीरे फॉरवर्ड बैंड की वजह से इनलार्ज होने लगा। एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल केयर है मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इट्स अ केयर ऑफ द वुमन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसका मेन जो गोल है, एम क्या है, टू अचीव एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी। मेन तो यही होता है ना कि जच्चा बच्चा स्वस्थ हो रहना चाहिए, स्वस्थ बच्चे को जन्म देना। स्टार्ट इमीडिएटली फ्रॉम द टाइम ऑफ द कॉन्सेप्शन। और ये कब स्टार्ट हो जाता है एंटीनेटल केयर, जैसे ही आपको पता चलता है या प्रेग्नेंट है, तभी से, कॉन्सेप्शन के बाद से ही उसकी केयर करना शुरू कर देते हैं, खुद की भी और होने वाले बच्चों को। ऑब्जेक्टिव क्या है, स्क्रीनिंग ऑफ द फिटल एब्नॉर्मलिटीज। आप देखो, जो भ्रूण है उसको स्क्रीनिंग करना कि कहीं कोई एब्नॉर्मलिटीज तो नहीं है, उसको स्क्रीन करना इज ऑब्जेक्टिव। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन एंड देयर ट्रीटमेंट। अगर कोई जल्दी से कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है किसी भी तरह का बॉडी में, तो उसको ट्रीट करना। प्रमोट मसल टोन, धीरे धीरे अपने मसल्स को टोनिंग और स्ट्रेंथन करना, इम्बेलेंस करना, है ना। इम्बेलेंस का मतलब स्ट्रेंथन से भी है करीब। इनहांस रिलैक्सेशन, धीरे धीरे अपने रिलैक्सेशन को बढ़ाना है। प्रिपेयर फॉर द पोस्ट नेटल प्रोग्राम, और आपको खुद की तैयारी करनी है किसके लिए,
प्रेगनेंसी के बाद वाले जो कंडीशन होती है उसके, प्रोवाइडिंग एजुकेशन ऑफ द न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, पर्सनल हाइजीन होना चाहिए, बर्थिंग प्रोसेस, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। अब एंटीनेटल केयर टीम है, अब आप जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती हैं, आप देखो क्या क्या उनके आसपास इर्द गिर्द रहते हैं। तो एक तो जनरल प्रैक्टिशनर्स, एक ऑब्स्ट्रियन गायनेकोलॉजिस्ट रहते हैं, मेडविस आया वो रहती हैं, जेनेटिक काउंसलर्स जो काउंसलिंग करते हैं, या फिर उस वक्त मेंटली फिजिकली बहुत जरूरी होता है देखना, मेंटली भी बहुत, तो इसलिए उसको काउंसलिंग की बड़ी आवश्यकता होती है। फिजियोथेरेपिस्ट फॉर पोस्चरल इनबैलेंस हो रहा है तो उसको मेंटेन करने के लिए, और अल्ट्रासोनोग्राफर एंड देन डाइटिशियन, डाइट के लिए। तो एक टीम होती है। अब सोच लो, एक महिला इतनी चीजों से घिरी रहती है और बार बार उसको हर एक मंथ चेक कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। फिजियोथेरेपी का क्या रोल है एंटीनेटल केयर में? प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, अगर कुछ भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है कि उस वक्त ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं सेक्टरल रीजन में, प्रमोटिंग हेल्थी लाइफस्टाइल, पोस्टल एडवाइस, प्रिपेयरिंग फॉर द लेबर, टीचिंग रिलैक्सेशन टेक्निक, उनको सिखाना रिलैक्सेशन के लिए कैसे, जब प्रेगनेंसी के दौरान उनको सिखाया जाता है ब्रेथ कैसे लेना है प्रॉपर, चाइल्ड को, वो एक टेक्निक होती है जो उस वक्त जो है डॉक्टर उनको बताते हैं, ब्रीदिंग कैसे लो। पोस्चरल एडवाइस में क्या कराते हैं, किस तरह का क्या चीज एडवाइस करते पोस्टरल हैं? एडवाइस होता है जैसे कि कोई भी, जैसे अब लॉर्डोसिस किसी को हो गया, लंबर में पेन है, तो हम कैसे बैठेंगे, पोस्टरल एडवाइस। सिटिंग से लेकर सिटिंग से लेकर खड़े होना है। आप खड़े होने में भी आप एक पैर पे ज्यादा देर खड़े मत होइए, दोनों पैर पे भी ज्यादा देर खड़े मत होइए, बैठ जाइए, बैठे हुए तो ज्यादा लीन मत होइए, ये पोस्टरल एडवाइस है। चेयर पे बैठे तो कैसे आपको बैठना चाहिए, नीचे कुशन रख लो, बैक साइड कुशन रख लो, यही तो है पोस्टरल एडवाइस। ठीक है। ये अनइवन सरफेस पे हमें कैसे चलना है, अवॉइड कीजिए, स्टेयर्स को थोड़ा अवॉइड कीजिए। ठीक है। पोस्चर कैसे आपको रखनी चाहिए, कैसे चलते हैं उस वक्त आपकी पोस्चर कैसे होनी चाहिए, बैठते हैं तो कैसे होनी चाहिए, अगर आप लेट रहे हैं तो भी प्रेग्नेंट वुमन को भी बड़ी तरीके से सावधानी पूर्वक बेड पे लेटना चाहिए। ठीक। ऑप्टिमल फिजिकल फिटनेस, एक जितना उनको जरूरत है फिजिकल फिटनेस की ऑप्टिमल, वो उतना उनको देना चाहिए। प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ द मस्कुलर प्रॉब्लम में, अब देखो यहाँ आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, डीप में मैंने इसको मेंशन करा है यहाँ पे। बैक पेन और पेल्विक गिडल पेन, पेल्विस रीजन होता है ना, पेल्विस फ्लोर जो हमारा रहता है, वहां पे भी बहुत पेन आता है धीरे धीरे। इनमें कई सारे प्रॉब्लम आती हैं, देखो एक तो कॉन्स्टिपेशन वाले प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि पेल्विक जो रीजन है वो वीक हो जाती है, तो इसीलिए कहते हैं पेल्विक वाले एक्सरसाइज ज्यादा, जैसे कि ब्रिज पोज हो गया, उससे हमारा पेल्विस और बैक दोनों स्ट्रेंथन होता है, वो करना चाहिए। ठीक है। जस्ट 1 मिनट। हेलो, एक बार जितेंद्र से बात कर रहे हैं, शायद शायद नहीं है उसमें, देखो शेड्यूल में। हाँ, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, करता हूँ। ठीक है। फिर क्या है, प्रिवेंशन करना है, अगर पेन है तो प्रॉपर ध्यान रखना, नीचे कुशन लगा के बैठिए, एक्टिविटीज दैट रिप्रोड्यूस द सिस्टम शुड बी अवॉइडेड, प्रॉपर पोस्टल एजुकेशन फॉर रिलीफ पेन, जैसे कि आपको अब पेन से रिलीफ करने के लिए क्या दे सकते हैं, जेंटल मसाज हो गया, हॉट पैक हो गया, इवन एक आता है टेंस, टेंस बोले तो ट्रांसकुंटल, एक याद इसमें नहीं है, टी ई एन एस, ठीक है, TENS होता है,
टेंस, ठीक है। तो उसका मतलब होता है ट्रांसकुलेंटस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। ये इलेक्ट्रिकल एक समझ लो डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइस के थ्रू उस जो टेम्पररी पेन उसको रिलीफ देता है। इलेक्ट्रॉनिक एक डिवाइस है समझ लीजिए तुम। फिर सार्को इलियक ज्वाइंट डिस्फंक्शन, मतलब सैक्रम और इलियक जो ज्वाइंट है उसमें डिस्फंक्शन हो जाना, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, ये इस टाइम पे होता है। देखो मतलब जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, जैसे कि इसमें ना तीन चीजें मैं मेंशन करता हूँ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, तीनों में अलग अलग एक्सरसाइज होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अलग पोस्चरल कंडीशन, थर्ड ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर में अलग पोस्चरल कंडीशन होती है, थर्ड में और ज्यादा होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप थर्ड ट्राइमेस्टर की तरफ जाते हैं, आपका बैक पेन, पेल्विक रिडल पेन ये बढ़ जाता है। सैक्रोइलियक ज्वाइंट डिस्फंक्शन में भी हो सकता है अगर आप अच्छे से ध्यान नहीं दिए तो आप क्या करते हैं, सपोर्ट बेल्ट लगाते हैं फिर उस टाइम पे। फिर ये सेल्फ हेल्प, ये सबके साथ नहीं होता, ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज एक बड़ा बैलेंस में डाइट प्रॉपर ले रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो नॉर्मल रहेगा। लेकिन आप सबकी फिजिकल कंडीशन अलग अलग रहती है। फिर ये सेल्फ हेल्प मैन्यूवर्स कैन बी टॉट टू रिलीव सैक्रोइलियक ज्वाइंट, ठीक है। कई सारे चीज जो प्रिवेंशन है, मतलब देखभाल ना गुरुजी, प्रिवेंशन मतलब देखभाल। प्रिवेंशन होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बोलते हैं ना। हाँ ऐसा कुछ सुना है मैंने, बहुत बार सुना है। सर महर्षि चरक ने बोला था ये, रोकथाम इलाज से अच्छा, बेहतर होती है। हम्म। तो प्रिवेंशन बोले तो रोकथाम मतलब सावधानी बरतना, या ऐसे समझ लीजिए। तो क्या कर सकते हैं, सिम्फेसिस एक पेबिक और नीचे नीचे एक डिस्फंक्शन। वर्ड था सर, नीचे एक वर्ड था, थोड़ा नीचे करिएगा लास्ट लाइन में। हाँ ये सैरकोलियक ज्वाइंट। सैक्रोइलियक, हाँ सैक्रोइलियक ज्वाइंट, सैक्रम और इलियक का जो ज्वाइंट होता है उसमें डिसफंक्शन हो जाना, या तो समझो गैप हो जाना, ऐसा बोल सकते हो। सैक्रम होता है ना, सैक्रम, इलियक नहीं पता, एनाटॉमी पढ़ी थी ना, जी स्केलेटल गुरुजी पढ़ी सिस्टम थी। पढ़ी थी, स्केलेटल सिस्टम पढ़ लेना, वहां पे ये है सैक्रम और इलियक अलग अलग है, वो ज्वाइंट होते हैं दोनों चीज, सैक्रक इलियक ज्वाइंट, उसमें डिस्फंक्शन आ जाना, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम पढ़िए अच्छे से, पढ़ लीजिएगा ध्यान से। सिम्फेसिस प्यूबिस डिस्फंक्शन, डायस्टेटिस प्यूबिस, ये होता है जो प्यूबिक ज्वाइंट है वो सेपरेटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा अलग अलग हो जाता है, ठीक है। जो प्यूबिस ज्वाइंट है, प्यूबिस ज्वाइंट, वो क्या होता है, बहुत दूर दूर हो जाता है, उसी को कहते हैं डायस्टेसिस प्यूबिस, ठीक है। प्यूबिस ज्वाइंट का अलग अलग बहुत ज्यादा हो जाना। इसके बाद आता है रेस्ट एंड रिडक्शन ऑफ नॉन इसेंशियल कोर्स। अब रेस्ट करो, आराम, और ऐसे जो गैर जरूरी काम है, नॉन इसेंशियल जो चोर्स है उसको कम करना, जो गैर जरूरी काम है वो उनको नहीं करना है। कीपिंग द लेट एबडक्टेड, आपने पढ़ा होगा एनाटॉमिकल टर्म्स में, एबडक्टेड एंड एबडक्टेड, एडक्टेड, एडक्टेड जो ये है, और एक होता है एबडक्टेड, एबीडी, और ये है ए डबल डी। तो एडक्टेड मतलब ऐड होना, जैसे दो चीजें हैं यहाँ पे, दो पैर, ये ऐड हो, दोनों पास में आ गया। और एबडक्टेड होता है दूर चला जाना, ठीक है, ऐड हो गया, दूर चला गया, एडक्शन, एबडक्शन। तो जो लेग्स हैं, जो प्रेग्नेंट वुमन होंगे वो देख लेना, वो दोनों पैर धीरे धीरे बड़ा पास आ जाते हैं उनके, दोनों लेग्स, ऑब्जर्व करना। अवॉइडिंग सिंगल लेग स्टांस, इनको क्या करना है, फिर ये अवॉइड करना है, एक पैर पे नहीं,
या तो पेन बढ़ सकता है क्योंकि वेट भी बढ़ जाता है, तो नी पेन, जॉइंट, एंकल पेन हो सकता है। स्वेलिंग जनरली बहुत लोगों को होता है, स्वेलिंग आ सकता है पैरों में। अवॉइड लॉन्ग स्ट्राइड्स व्हेन वॉकिंग, लंबे लंबे कदम नहीं चलना है। जब वॉक करते हैं तो बेबी स्टेप्स, छोटे 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 बेबी स्टेप्स बोलते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को करना चाहिए, न कि लंबे लंबे कदम चले। वॉकिंग ऑन अनइवन सरफेस, ये सब क्यों होता है, ये सब जो सिंथेसिस डिस्फंक्शन क्यों होता है, किस कारण से होता है? ठीक है, अनइवन सरफेस पे, उबड़ खाबड़ जमीन पे, उबड़ खाबड़ सतह पे नहीं चलना है। एक्सेसिव यूज ऑफ स्टेप, बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं लेना है। चलो फिर थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा थोड़ा वॉक करो। जेंटल आइसोमेट्रिक ऑफ हिप एबडक्टर, जेंटल आइसोमेट्रिक हिप एबडक्टर जो है, एबडक्टर बता दिया, सॉरी एडक्टर बता दिया, मतलब जो हिप है दोनों साइड से, मतलब क्या होता है, मतलब क्लोज आने लग जाता है उस टाइम पे, तो ये सही नहीं है डिलीवरी के लिए। पेल्विक सपोर्ट बटल बेल्ट, इस टाइम पे हम पेल्विक सपोर्ट बेल्ट यूज करते हैं, फिर आइस पैक यूज करते हैं, ये सब चीजें यूज करते हैं। कॉकिटेनिया, आइसोमेट्रिक्स ये कोई मतलब थेरेपी या फिर ऐसा कुछ कोई चीज है क्या? जेंटल लिखा नहीं हुआ नहीं, उसके पहले, जेंटल। जेंटल आइसोमेट्रिक्स ऑफ हिप एबडक्टर्स, जेंटल आइसोमेट्रिक्स ऑफ हिप एडक्टर। देखो ये एक आइसोमेट्रिक एक कुछ एक्सरसाइज है, जेंटल आइसोमेट्रिक वो करना किसके हाँ, लिए? वही 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 कह रहे थे कि इसके पहले हाँ जेंटल लगा हुआ है तो ये फिर भी कुछ होगा। हाँ ठीक है, तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। अवॉइड हाँ जी, पेल्विस के लिए क्या? हाँ, इसको अवॉइड करने के लिए जो कह रहे हैं आप, पास में आ जाते हैं एडक्टर्स, हाँ इसको तो अवॉइड वो, करने हाँ के लिए। उसके लिए हिप एडक्टर्स को अवॉइड करने के लिए जेंटल आइसोमेट्रिक किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है कॉकिटेनिया। अ कुशन कैन बी प्लेस्ड व्हाइल सिटिंग, जब कॉकिटेनिया आ जा होता है, जैसे कि टेलबोन पेन, कॉकिक्स बोलते हैं ना, कॉकिक्स सबसे स्पाइन का सबसे लोअर रीजन, जिसका कॉकिक्स, सबसे टेलबोन जिसको आप कह सकते हो कॉकिक्स, उसमें पेन होना, ठीक है, क्यों कहते हैं कॉकिटेनिया। तो हम बैठते हैं, तो हम आपको मैंने पिछले बार भी जस्ट कुछ देर पहले भी बताया कि जो प्रेग्नेंट उनको क्या करना चाहिए, अपने कुशन यूज करना चाहिए हिप के नीचे, ताकि ये ना हो। अ कुशन कैन बी प्लेस्ड व्हाइल सिटिंग, जेंटल मोबिलाइजेशन, हल्का हल्का मोबिलाइजेशन करते रहना चाहिए हिप की, जैसे कि भद्रासना हो गया वो आप कर सकते हैं। आइस पैक है ना, गर्म ठंडा सेक भी आप यूज कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है? तो हाँ जी, सर, ये गरम ठंडा वाला मतलब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कब गरम हॉट पैक यूज करना है, कब कोल्ड पैक यूज करना है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन। चेंज करते रहना चाहिए। देखो तुरंत हॉट हॉट या फिर गर्म, मतलब एक बार हल्का से दिया, बहुत माइल्ड होना चाहिए। हीट का मतलब ये नहीं कि बहुत गर्म होना चाहिए। जो हम जो पॉकेट्स वाले जो टेलबोन्स है हिप के पास, जस्ट हल्के से गर्म टॉवेल को, उसको गर्म पानी में निकालो निचोड़ो और हल्के से रख दो, फिर वापस फिर गर्म तौलिए को फिर टॉवेल को आइस में डालो, निचोड़ो, फिर हल्के से रख दो थोड़ी देर के लिए। जब ये पेन होता है, जिसको कॉकिटेनिया है उसके लिए है, ठीक है, ऐसे नॉर्मली नहीं, जिनको ये प्रॉब्लम है उसके लिए। बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी, क्या फायदे हैं फिर? पूछना है किसी को, कह रहे हो ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳು क्या? ಇವ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇದು ಏನು ಎಂತದಕ್ಕೆ ಎಗ್ Your ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ your ಕೇಳ್ತಾ voice ಇದ್ದೀನಿ. is not ಮಾಡ clear. ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲ Somebody, please, mic ಅದು mute ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ कर ವಾಸನೆ लीजिए. ಏನ್ ಬರಲ್ವಾ ಸ್ಮೆಲ್ Your voice is not clear. Unmute हो गई है। ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಟ್ರೈ म्यूट कर लीजिए, ಮಾಡ್ತೀಯ किनके ನೀನು माइक अनम्यूट ಫಸ್ಟ್ है। ಎಗ್ ವೈಟ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನು, ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೇಡ, ಹಾ ವೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ Somebody, ಮಾಡಿ.
ಹೌದಾ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಇವಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ನೀನು ಟ್ರೈ ಮಾಡು ನಿಂಗೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವಳಿಗೂ ಸೇರ್ತೀನಿ जस्ट वन मैम ನೀವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ कर देता हूँ ಹಂಗೆ phone अटेंड ಸೇರ್ಸಿ ಇಡ್ಬೇಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಅಲ್ಲ ನೀವ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ್ ಕೇಳ್ಕೊ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೇನ್ ಎಗ್ ಏನು ಒಂದ್ಸಲ ವೈಟ್ ಮಾತ್ರ ತಿಂದೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ सुमनीत ಇರುತ್ತೆ जी, ಅದು सुमनीत, सुमनीत ಎಲ್ಲೋ जी। ಬೇಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ठीक ದಿನ ठीक है अभी ओ ध्यान रखिए थोड़ा लेफ्ट करेगा कहाँ थे हम लोग बेनिफिट्स क्या है रिड्यूस द कंप्लेंट्स नॉर्मली जो प्रेगनेंसी के टाइम पे पेन वेन स्वेलिंग या फैटिक्स वेरिकोसाइटिस या स्वेलिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटीज रहती है एक्सट्रीमिटी देखो अपर एक्सट्रीमिटीज या लोअर एक्सट्रीमिटीज ऐसे होते हैं ना अपर लिम्स लोअर लिम्स उसमें अगर स्वेलिंग है तो वो कम हो जाता है जनरली लोअर लिम्स में पैरों में स्वेलिंग रहता है इस टाइम पे तो वो कम हो जाएगा रेडियोस इंसोमिया नींद की समस्याएं रहती है वो भी कम हो जाएगा वेरिकोसाइटिस मतलब होता है वेरिकोस जो वेन होता है ग्रीन ग्रीन है ना तो वो भी इस टाइम पे आने लग जाते हैं प्रेगनेंसी के बाद तो वो भी नहीं होगा स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन ये भी कम हो जाता है एक्सरसाइज करेंगे तो होगा वेट बेयरिंग एक्सरसाइज रिड्यूस द लेंथ ऑफ लेबर एंड प्रिपेयर द वुमेन फॉर फिजिकल डिमांड्स ऑफ लेबर improves scale stability and pelvic floor muscle strength improves glycemic control जो बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है ग्लाइसिक उसको भी कंट्रोल करता है प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन कोरोनरी आर्टरी डिजीज ठीक है उसको भी जो कोरोनरी जो है हमारे हार्ट से रिलेटेड जो है उसको भी सही रखता है ऑस्टियोपोरोसिस जो ज्वाइंट पेन है ठीक है ऑस्टियोपोरोसिस में जैसे बोन क्या होता है इस टाइम पे बोन वीक हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस में ठीक है ब्रिटल हो जाएगा अंगूर हो जाता है एंड देन हाइपरटेंशन इसमें भी इम्प्रूव हो जाएगा इम्प्रूव प्रोपोर्शन स्ट्रेंथन्स मसल एंड द मेंटल लेंथ मेंटेन लेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज बर्थ वेट एंड लेस maternal weight gain improves the feeling of well-being help in achieving the pre-pregnancy fitness level मतलब देखो सिंपल सी बात है ओवरऑल वेल-बीइंग के लिए मतलब जो कंडीशंस हेल्दी बेबी जन्म लेने के लिए जो भी कंडीशंस है एक्सरसाइज करेंगे तो फिर वो चीजें अचीव कर सकते हैं हम प्री ये बहुत जरूरी होता है आजकल देखो बड़ा ट्रेंड है प्रीनेटल योगा है ना और अच्छा रिजल्ट भी है मैंने भी इस तरह के कई सारे पोस्ट कराए तो नॉर्मल बेबी जो है नॉर्मल डिलीवरी होता है अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज या प्रॉपर ध्यान रखते हैं तो पोस्ट नेटल केयर मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद क्या कंडीशन उस वक्त कैसे ध्यान रखना है क्योंकि उसके बाद क्या होता है बहुत जल्दी वेट गेन होता है मदर में तो अगर आप अच्छे से ध्यान नहीं देंगे उसके हार्मोनल चेंजेस रहते हैं मूड भी बहुत रहता है तो पोस्टनेटल केयर भी उतना ही जरूरी है जितना कि प्रीनेटल केयर पोस्टनेटल केयर इज द पीरियड फॉलोइंग द डिलीवरी during which the new mother's baby begins to recover the return to the normal फिजियोथेरेपी सेम जैसे उसमें था जो कंडीशंस क्योंकि देखो आफ्टर डिलीवरी देखो मदर का कंडीशंस बहुत मतलब वर्स्ट हो जाता है वो उनको नॉर्मल आने में बड़ा टाइम लगता है महीनों 2 महीने 3 महीने तक लगते हैं ठीक है तो इसलिए फिजियोथेरेपी या योगा बहुत जरूरी है इस टाइम पे मेंटल फिटनेस के लिए फिजिकल फिटनेस के लिए ठीक है मसल स्ट्रेंथन के लिए मसल भी बहुत वीक हो जाता है ना उसको टोन अप कर लिए teaching current ergonomics for breastfeeding
इस टाइम पे देखो तुरंत बच्चे जब जन्म लेते हैं ना तो इतना ही तक सीमित नहीं रह जाता, उसके बाद बच्चे को मतलब माँ का दूध पिलाने के लिए एक डॉक्टर बताते हैं उसको गले से लगा, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है, गले से लगाते हैं ना सीने के पास, ठीक है। तो एक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और हमारे ब्रेन को जाता है, एक हार्मोन होता है कौन सा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो दूध, दो चीजें बताई थी ना, एक दूध का प्रोडक्शन होता है, मिल्क का प्रोडक्शन, और दूसरा क्या होता है, मिल्क का सिक्रेशन बाहर निकलने के लिए। वो तब होता है जब बच्चा जो है मदर के ब्रेस्ट को सक करता है, तो एक हार्मोन का सिक्रेशन पहले जाता है कि हाँ, और गले से लगाता है उस वक्त भी होता है कि हाँ, एक मैसेज जाएगा कि अब दूध का प्रोडक्शन हो रहा है और फिर दूध बाहर निकलने के लिए, तो दोनों अलग अलग हार्मोन्स का है, ठीक है। तो उसके लिए भी सिखाते हैं डॉक्टर, जिनको नहीं पता होता है। वो पीरियड बड़ा पेनफुल होता है, जितना प्रेगनेंसी पेनफुल होता है उतना ब्रेस्ट फीडिंग भी स्टार्टिंग में पेनफुल होता है, हैंडलिंग द बेबी, हाउस होल्ड चोर्स। सर प्रोलैक्टिन करता है मिल्क सिक्रेशन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। हाँ, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और मिल्क ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन होता है ना, तो अगर हग करोगे किसी के साथ भी, मतलब हैप्पी हार्मोन्स में आता है ऑक्सीटोसिन, पर मिल्क का सिक्रेशन हाँ, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन करता है। फॉर्मेशन कौन करता है? दोनों अलग अलग हार्मोन्स हैं। एक तो फॉर्म करेगा, एक मैसेज भेजता है कि, और फिर जो बाहर निकलते हैं, जो ब्रेस्ट से बाहर दूध का निकलेगा, वो अलग हार्मोन्स का होता है। ये आप लोग देख लेना। सर ऑक्सीटोसिन फिजियोथेरेपी, जो है ना रिलीज करता है, वो मेमोरी ग्लैंड है ना, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन ही है ना, आई थिंक वही। एक बार देख लेना आपने। फिजियोथेरेपी, द फॉलोइंग नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। देखो फिजियोथेरेपी यहाँ पे आप समझ गए योग, ठीक है। ये जो मेडिकल टर्म्स यहाँ पे मतलब मैंने इन्वॉल्व कर दिया है। एक्सरसाइज प्रोग्राम में एक्टिव मूवमेंट्स ऑफ द लिम्स, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, पेल्विस बहुत वीक हो जाता है, कैट एंड काउ बैक के लिए, बटरफ्लाई, वीरभद्रासन है ना, पेल्विस के लिए, मल आसना, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये सब एक्सरसाइजेस कराते हैं, ठीक है। और फिर मैंने बताया फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, ये चीजें अलग हो जाती हैं। सिंगल SLR, एक पैर को लिफ्ट करना, तो जो वेरिकोजाइटिस जो होता है, वेरिकोज जो वेन वाली प्रॉब्लम रहती है, वो नहीं होगा SLR करने से। पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइजेस ये सारे कराते हैं। अभी आप लोगों का कोई क्लास है क्या? मैथ वाली? अच्छा, मैथ की क्लास है, ठीक है, हो गया है। ओके, थैंक यू सो मच। नहीं, आई थिंक आज आज है वो तो सेट है। सर आ गए हैं क्या? क्योंकि सर पधारे नहीं है अभी यहाँ। अच्छा, आके चले गए हैं क्या? ऐसा तो नहीं है? चलिए मैं ठीक तो है, देख रहा हूँ शायद नहीं आए हैं। चलो ठीक है। तो ये था ऑब्स्टिकल, समझ में आया आप लोगों को? अंडरस्टूड? कोई डाउट है, पूछना है इसमें? फिर किसी दिन हम क्वेश्चंस देख लेंगे, आज थोड़ा लेट भी हो गया है और क्वेश्चंस मैं बना नहीं पाया हूं अभी, तो किसी दिन हम PYQ देख लेंगे इसमें और भी, ठीक है, टाइम निकाल के। तो दिस इज ऑल अबाउट द थेरेपेटिक योगा, ठीक है। आज सेशन आपका हो गया है कंप्लीट, इसका सिलेबस हो गया कंप्लीट। फिर जल्दी हम नया टॉपिक आपको लेकर आएंगे, मे बी उपनिषद स्टार्ट हो या भगवत गीता, ये दो में से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो भी पढ़ा क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? सर आप ही गए हैं। सर एक क्वेश्चन आया था लास्ट एग्जाम में, जनवरी वाले में, ये इसमें क्वेश्चन पूछा है ये क्वेश्चन आप